बिहार में जब नीतीश सरकार गई, या यूं कहें कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में गए, उसके बाद सम्राट चौधरी की सरकार बनती है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं। तब यह दावा किया गया कि ये नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे, यानी कि अब ये जो सरकार बनी है वो नीतीश 2.0 के हिसाब से काम करेगी। ये कयास भी लगाए गए, लेकिन छटपटाहट बीजेपी के अंदर, छटपटाहट संघ के अंदर कि क्या वाकई सम्राट चौधरी अब नीतीश 2.0 की सरकार चलाते नजर आएंगे, या फिर पहली बार बीजेपी की यहां पर सरकार बनी है। यूं कहें कि बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई विधायक मुख्यमंत्री बना है, तो वो झलक दिखाई देनी चाहिए, वो विचारधारा दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि अगर बिहार में गुजरात की छाप नहीं दिखी, बिहार में उत्तर प्रदेश की छाप नहीं दिखी, बिहार में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की छाप नहीं दिखी, तो फायदा क्या इस सरकार का। अब यही मजबूरी है और खुद को साबित करने की चुनौती है सम्राट चौधरी के सामने कि वो अब थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। उनके तमाम फैसलों में ये बात समझ में आ रही है कि बदलाव हो चुका है, सुशासन बाबू की छवि से बाहर ये निकल गए हैं। कई फैसले जो लिए थे उसे पलट दिया गया है। तो इसी पर यह खास चर्चा होगी आज, और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। और हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं दीपक गौड़ जी। स्वागत है दीपक जी आपका। जी नमस्कार सुरजीत जी। तो जिस तरीके से अब चर्चाओं का दौर गर्म है कि क्या नीतीश कुमार की छवि से बाहर निकलने की जो कोशिश थी सम्राट चौधरी की, वो अब सफल हो गई है। लगातार कई फैसले बदल दिए गए नीतीश सरकार में, जो भी फैसले लिए गए थे। पहले बात होती थी केवल विजय सिन्हा की कि उनके आदेश बदले जा रहे हैं। अब बात नीतीश कुमार की हो रही है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो तमाम फैसले किए थे, जो काम करने का उनका तरीका था, उसमें बदलाव होता नजर आ रहा है। कई फैसले ऐसे हुए। तो ये जो फैसले हुए, जिसके कारण अब चर्चाओं का दौर जारी है कि नीतीश कुमार के कुछ अहम फैसले ऐसे हैं जिसको सम्राट चौधरी ने सिरे से बदल दिया, या यूं कहे कि खारिज कर दिया। दीपक जी, आपको क्या लगता है? जी सुरजीत जी, आपका आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये नजर भी आ रहा है और ये होना भी था। जैसे हम अपनी पिछली कई डिबेट में इस बारे में बात कर चुके हैं, हम बता चुके हैं कि ये नीतीश 2.0 नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी अब अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और वो हमेशा एक गठबंधन की पार्टी या एक सहायक पार्टी या गठबंधन से बनने वाली क्या कहते हैं एक सरकार, वो नहीं चाहेगी कि बहुत लंबे समय तक इस तरह से वो नजर आए। वो रहे तो वो बड़े भाई की भूमिका में रहे, और क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी मजबूत होती नजर आ रही है, तो वो उसी की एक प्रतिछाया जो है वो बिहार में भी चाहेगी। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये होती है कि हम लगातार इस बातों की पिछली अपनी डिबेट में भी चर्चा कर चुके हैं, कई अपनी रिपोर्ट्स में भी इसकी बात कह चुके हैं कि एनडीए अभी स्थिर एनडीए नहीं, एनडीए में अभी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आप बयानों को देखिए, आप एनडीए के बयान को मतलब बीजेपी के बयानों को देखिए, आप जेडीयू के बयानों को देखिए, आप उनके जो सहयोगी दल हैं उनकी क्रियाकलापों, उनके बयानों को देखिए, आपको लगेगा कि ये लोग अभी 2025 में जो जीत के आए हैं, ये अभी से 2030 की तैयारी में जुट गए। बिल्कुल एक मन से, मन क्रम वचना, इन तीनों से ये लोग संयुक्त रूप से जुड़े हुए नहीं है। निशांत कुमार को जेडीयू कहती है कि ये तैयार किए जा रहे हैं और ये आगने वाले बिहार के भविष्य के नेता हैं। सम्राट चौधरी को ललन सिंह कहते हैं कि ये नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं, जिसको लेकर दोनों ही दलों में एक अंतर्विरोध सा और नाराजगी जताई जाती है। बीजेपी ये कहती है कि भाई हम इन्हें क्यों नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कहा गया है। भाई ये तो बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी की विचारधारा को अभी आगे लेकर चलेंगे, बीजेपी की जो कार्यशैली उसे लेकर आगे चलेंगे, तो वो इससे नाराज हैं। और उधर जेडीयू वाले इसलिए नाराज हो गए कि वो कहते हैं कि भाई हमने तो नीतीश के उत्तराधिकारी निशांत को तैयार किया कर रहे हैं, जो संजय कुमार जो तैयार कर रहे हैं निशांत को, तो वो उससे भी नाराज है। देखिए पूरा मामला ये है कि ये जो कार्यशैली आपको नजर आ रही है ये होना तय है, और ये अभी और प्रबल तरीके से आपको आगे नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी का हर राज्य में काम करने का एक अलग तरीका है। बीजेपी एक संगठन की पार्टी है, और संगठन की पार्टी में उन्हें एक कॉर्पोरेट की तरह काम करती है, बहुत संगठित तरीके से काम करती है।
उनका मुख्यमंत्री हेड होता है और उनके जितने भी आप मिनिस्टर कहें वो एक कॉर्पोरेट के अलग अलग क्लस्टर के अलग अलग डिवीजन के सीईओ की तरह काम करते हैं और वो उस तरह से अब इनसे काम कराएंगे भी। देखिए आपको मैं एक फैसले से अवगत कराता हूं, आपको भी पता होगा पहले जब भी बैठक हुआ करती थी तो वो शायद मंगल और शुक्रवार को कैबिनेट की बैठकें हुआ करती जो जो पुराना चलन था, लेकिन नई नई व्यवस्था में वो बुधवार को होगी। इसमें भी एक नया ये हो गया कि पहले जो सचिव हुआ करते थे वो अपना प्रस्ताव कैबिनेट की जो बैठक होती थी उसमें रखते थे, मंत्री भी वहां उस विभाग के मौजूद होते थे, मंत्रालय के मंत्री और उनके सचिव मौजूद होते थे और वो उस प्रस्ताव पर सचिव पूरा रखा करते थे। लेकिन नई व्यवस्था भी आ गई कि अब मंत्री जी को अपना प्रस्ताव या जो भी प्रस्ताव होगा उसे खुद कैबिनेट के सामने रखना होगा। मतलब उस मंत्री जी को टिल हेड टू टेल उस प्रस्ताव से संबंधित हर बारीकी के बारे में, हर बड़े इम्पैक्ट के बारे में, हर बड़े फैक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। और यही एक काम होता है एक कंपनी के सीईओ का, एक जिस तरह से सीईओ का काम करें कि वो उसके गुण और दोष दोनों के बारे में बड़े अच्छे से रखे। तो ये जो बीजेपी का कल्चर है जिसको हम कहते हैं कि वो कॉर्पोरेट कल्चर की तरह काम करती है वो नजर आएगा। आप दूसरे फैसले देखिए, अब से पहले बिहार में एनकाउंटर ऐसे नहीं हुआ करते थे और सम्राट चौधरी जब खुल के बोलते हैं कि अगर किसी महिला का शोषण होता है और भगवान न करे कि अगर वो महिला उस शोषण का शिकार हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी तेहरवीं से पहले उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना वाले जो अपराधी है उसको उसके शरीर पे माला चढ़ उसके गले में माला चढ़ जानी चाहिए, यानी उसे एनकाउंटर में निपटा दिया जाएगा। ये तो खुद जब मुखिया संदेश दे रहा है तो ये कहां का कल्चर है। आप ही अपने जो पीछे बोला कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात की छवि आएगी तो ये योगी मॉडल आपको नजर आएगा। दूसरे और जो क्रियाकलापों को लेकर जो काम की जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो गुजरात से भी बहुत सारे अच्छे जो मॉडल हैं गुजरात मॉडल पे काम हो रहा है कि अब जिम्मेदारी नेताओं की भी होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि सचिव नाप दिए जाएंगे, भाई सचिव नहीं, जो प्रस्ताव लाया गया उसका टिल हेड टू टेल सब कुछ आपको पता था, उसके प्रोज कौन सा आपको पता थे, गुण दोष सारे हर मंत्री को पता थे। तो अब प्रॉपर एक सीईओ की तरह हर मंत्री से काम लिया जाएगा और बहुत सारे जो फैसले अभी हम उस पर चर्चा करेंगे एक एक करके आप देखेंगे कि ये कल्चर ही बदल गया है काम करने का। बिहार में कल्चर बदलेगा और अगर कल्चर नहीं बदला तो बिहार में बाहर तो नहीं नजर आए। हाँ देखिए, दो चीजें जो आपने कही है वो, और अगर इसको हम एनालाइज करें, दो चीजें कही आपने। पहली बात कि जो कैबिनेट की बैठक है उसको पहले मंगलवार और शुक्रवार होता था, बुधवार कर दिया गया, केवल एक दिन सप्ताह में, और जो काम करने के तरीके बदले उसको। अगर इसको हम एनालाइज करें तो जो मंगलवार और शुक्रवार, मंगलवार हिंदुओं के हिसाब से बड़ा पवित्र दिन, हनुमान जी का दिन, शुक्रवार मुसलमानों के हिसाब से बड़ा पवित्र दिन, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति, वहां पर बैलेंस बना करके नीतीश कुमार चलने की कोशिश करते थे कि भाई मंगलवार के भी दिन हम कैबिनेट बैठक करेंगे, हमारे लिए शुभ है, तो शुक्रवार भी हमारे लिए शुभ है, यानी दोनों को बैलेंस बना के चला उन्होंने। लेकिन अब सम्राट चौधरी का संदेश देखिए, केवल दिन में परिवर्तन नहीं है, दिन के पीछे का मैसेज देखिए। मैसेज ये कि हम ना हिंदू के हैं ना हम मुसलमान के हैं, हम भैया सरकार के हैं, सरकार को अपने हिसाब से हम चलाएंगे, हम ना मंगल जा रहे हैं ना हम शुक्र जा रहे हैं, हम तो बुध में बैठे। पहला संदेश ये देने की कोशिश। दूसरा जो आपने कहा कि भाई एनकाउंटर, अब देखिए यहां पर बदलाव क्या आ रहा है। बदलाव ये आ रहा है, नीतीश कुमार स्पीडी ट्रायल के लिए जाने गए। जब 2005 में उन्होंने चीजें इंट्रोड्यूस करनी शुरू की, सुशासन की बात करनी शुरू की, तो उस वक्त खुल करके उन्होंने कहा कि अपराधियों पर लगाम लगेगा और अपराध पर लगाम लगेगा। उनकी जो सोच थी, उनका जो रवैया था, उनकी जो कार्यशैली थी, वो थी अपराध पर अंकुश लगाने की। उसके लिए स्पीडी ट्रायल्स होंगे। उस वक्त आईपीएस अधिकारी अभयानंद थे, उन्होंने भी कहा था कि भैया हाँ, स्पीडी ट्रायल के हिसाब से तमाम साक्ष्य आगे रखे जाए, सबूत आगे रखे जाए, वैज्ञानिक जांच किए जाए, उसके बाद जो भी क्रिमिनल्स होंगे उनको सजा दिलाई जाए। तो उस वक्त डर जो था क्रिमिनल्स का वो था कि अदालत हमें हर हाल में सजा दिलाएगा। अब अदालत के ख्वाब से वो अपराध छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं वो तो अलग बात है, यानी कि अपराध पर अंकुश लगाने की योजना बनाई नीतीश कुमार ने। लेकिन जो सम्राट चौधरी के काम करने का तरीका है वो अपराधी पर अंकुश लगाते हैं। अपराध तो बाद में देखा जाएगा, आपका कोई ट्रायल ही नहीं होगा, ऑन द स्पॉट फैसला होगा। जो ऑन द स्पॉट जस्टिस की बात होती है, इंस्टेंट जस्टिस की बात होती है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं अब सम्राट चौधरी। तो ये एक बड़ा शिफ्ट देखा गया नीतीश कुमार के काम करने के स्टाइल में और
सम्राट चौधरी के काम करने के स्टाइल में। तो और भी कई फैसले हैं, वो भी आपसे समझेंगे दीपक जी की क्या किस तरीके से एजुकेशन में इन्होंने बदलाव लाया, किस तरीके से जो और काम करने के तरीके हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भैया करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो, जैसा कि राजस्व मंत्रालय दिलीप जायसवाल को देते वक्त ये देखा भी गया। पहले विजय सिन्हा इसको देख रहे थे, अब दिलीप जायसवाल देख रहे हैं, और वो रवैया अब धीरे धीरे दिलीप जायसवाल भी दिखा रहे। कई जो सामान्य जो प्रशासन इनके हाथ में है, सम्राट चौधरी के हाथ में, तो उसके सहारे कई जो करप्ट राजस्व विभाग के अधिकारी उन पर कार्रवाई भी हुई है। और दूसरा एक और चीज जो है उसके बारे में भी आपसे समझूंगा दीपक जी, जिस तरीके से नेपाल बॉर्डर पे इन्होंने सख्ती की। जो नीतीश कुमार थे वो रोटी बेटी का रिश्ता लेकर के आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी के बनने की आहट होती है, अमित शाह पहुंचते हैं, जो भी सीमांचल के इलाके वहां पर पहुंच करके तमाम बैठकें करते, हाई लेवल की मीटिंग होती है। उसके बाद अब सम्राट चौधरी भी उसी अंदाज में काम करते नजर आते हैं। तो क्या ये माना जाए कि बहुत सी चीजें सम्राट चौधरी अपनी तरफ से लागू कर रहे हैं और बहुत सी चीजें केंद्र से उनके पास आ रही है, जैसा कि पहले विपक्ष भी कह रहा था कि अब रिमोट से ये सरकार चलती नजर आएगी, तो ऐसा भी कुछ असर दिख रहा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये असर नजर आएगा। देखिए, बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार एक सीमावर्ती क्षेत्र, उसका बहुत बड़ा इलाका जो है, सीमांचल का जो बड़ा इलाका है, वो नेपाल से और बांग्लादेश के आगे वाले उससे भी जुड़ता हुआ नजर आता है। तो लेकिन हमारा बड़ा ऐसे ये है कि अभी की जो सरकार बनी है उसमें नीति निर्धारण जैसे बीजेपी की सरकारों में है कि बहुत बड़ा एक चंक जो होता है वो केंद्र के फैसलों का होता है। देखिए, वैसे भी बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे तो बिहार का राजस्व भी बिल्कुल खाली है, और बिहार का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है उसका नियर अबाउट 76 और 77% अभी केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को दिया जाता है। राज्य सरकार महज अपना 23%, शायद मेरे आंकड़े अगर सही हैं तो 23% ही खुद से जुटा पाता है राजस्व। अब ये बहुत बड़ा लैकुना है, यहाँ बहुत बड़ी कमियां किन चीजों की हैं, क्या नहीं है। आधी जो योजनाएं हैं वो अनुदान से चल रही है, केंद्र की अनुदान से चल रही हैं। आधा अभी देखिए सैलरी और वो लेने के लिए भी वर्ल्ड बैंक से आरबीआई से पैसा लेना पड़ गया था। तो खाली जहां बैठा है तो उनका बॉस अब डिसाइड करेगा। पहले क्या था कि पहले सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार थे, तो पर गुडी गुडी बॉय होते हुए वो बहुत ज्यादा विकास संगठन इस पर संगठित होकर काम करता हुआ पूरी सरकार नजर नहीं आ रही थी। विकास के आप बताइए कि देखिए ओवर द पीरियड में अगर हम उस जंगल राज से और नीतीश के राज की बात करें तो विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। लेकिन हम बिहार को जब बिहार से ही बिहार की तुलना शुरू कर देते हैं तो वो बड़ी खतरनाक स्थिति है। अमूमन कहा यह जाता है कि देखिए 2005 के बिहार को देखिए और 2025 के बिहार को देखिए, लेकिन हम उसके समकक्ष अगर बात करें कि 2005 के उत्तर प्रदेश को देखिए और 2025 के उत्तर प्रदेश को देखिए, बहुत बड़ा फैसला। अगर यहां भी बीजेपी की सरकार जब से 17 से रही है, 15 से रही है, तो उसके बाद केंद्र का फैसला इसलिए अहम हो जाता है कि बहुत सी योजनाएं जो है, क्योंकि बिहार में पैसा ही केंद्र से आ रहा है तो उनका हस्तक्षेप रहेगा। बिहार को जो एक सपोर्ट चाहिए वो केवल केंद्र दे सकता है। देखिए, बिहार में इंडस्ट्रियां लगनी है, जैसे अभी चिराग पासवान के पास जो मंत्रालय है और उनके विभाग के संजय पासवान को जो गन्ना दिया गया है, अगर इनको आपस में कोरिलेट करें तो बिहार में विकास की एक नई बहार आ सकती है। विजय कुमार सिन्हा को जिस तरह से क्या कहते हैं कृषि मंत्रालय दिया गया है, अब केंद्र की कृषि योजनाएं जो है और जो बिहार की कृषि योजना है, बहुत सारे जो किसानों के जो मुद्दे रहते हैं, अगर उनमें तारतम्यता आपस में बनी तो केंद्र की तो भूमिका बिहार में अभी कई साल तक रहेगी। मेरे को मानना है कि 1 दशक तक रहेगी, जब तक बिहार अपना राजस्व खुद जुटाने में सक्षम नहीं हो जाता। बिहार किस बूते अभी केंद्र की अनसुनी कर सकता है? सारा पैसा आप केंद्र से ले रहे हैं, केंद्र की आदि योजनाएं जो चल रही हैं वो जीविका दीदी जैसी योजनाएं जो है उनको चलाने का आधा श्रेय तो क्या केंद्र के बल पे ही हुआ है। तो हमारा ये कहना है, या आप बॉर्डर की बात कीजिए, बॉर्डर का जो पूरा इलाका है जिसको आप सेंसिटिव उसमें डिवाइस में आपने अभी पीछे बात बोली कि भाई वो इलाका जो रोटी बेटी वाला था अब वो बदलने वाला है। देखिए, वो रोटी बेटी वाला जो पूरा मामला था उसमें अच्छा भी था, तो उसके एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। उसका अगर वो साइड था तो उसका टेल साइड भी देखिए कि उधर से पिछले कई सालों से आतंकवाद ने, अपराध ने बहुत ज्यादा पांव भी पसारे हैं बिहार की तरफ ही नहीं, बंगाल की तरफ भी, असम की तरफ भी, उधर से उस पूरी टेल ने हुआ है।
पीछे इसी इसमें बात हुई थी, जब बिहार चुनाव जीते गए तो ये बात हुई थी कि भाई सीमांचल का इलाका और पश्चिम बंगाल का एक इलाका, इन सबको क्लब करके एक यूनियन टेरिटरी वाली एक, हालांकि इस पे अभी बहुत खुल के केंद्र सरकार ने मना नहीं किया है, फौरी तौर पे ये बोला गया कि नहीं ऐसा कोई अभी विचार नहीं है, लेकिन अमित शाह ने, जो आपने बोला कि अमित शाह आए थे, अमित शाह ने बहुत सारी रणनीतियों पे बात की, ये कहीं ना कहीं उसी रणनीति के अंतर्गत आने, उनका दौरा था, उस पर बात की गई थी। तो ये कह देना कि अभी बिहार की जो भी सरकार बनेगी वो अपने बूते यहां शासन चलाने की, तो ये भी अभी अतिशयोक्ति होगा, बिना केंद्र के समर्थन के, बिना, देखिए कितने परसेंट, कितनी योजनाओं में अनुदान केंद्र दे रहा है, और अनुदान अगर केंद्र से नहीं पहुंचा तो आदि योजनाएं बंद हो जाएंगी, पूरी जो पॉलिसी ये बना रहे हैं वो पॉलिसियां बंद हो जाएंगी। तो केंद्र का हस्तक्षेप अभी रहेगा, और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि केंद्र में भी सरकार डबल इंजन की सरकार हो रही है, और वैसे भी कहा जाता है कि बीजेपी जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां केंद्र का हस्तक्षेप रहेगा। तो आने वाली योजनाओं में, बहुत सारे क्रियाकलापों में, बहुत सारे फैसलों में आपको केंद्र का हस्तक्षेप नजर आएगा। और अभी भी ये जो फैसले हैं, जिन्हें सम्राट चौधरी के फैसले कहे जा रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी का भी ओवर द पीरियड में एक्सपोजर और एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़े पदों पर काम किया हो। ओवर द पीरियड में बीजेपी ने उन्हें अपना एक प्रमुख चेहरा बनाया, जो राजद से पिछले अभी एक दशक भी उन्हें बीजेपी में नहीं हुआ है, तो वो अभी स्थापित किए जा रहे हैं। स्थापित करके उनके कंधे के, उनका भी कंधा है, और उनके पीछे से, उनके कंधे पर रख के बीजेपी उनको मजबूत करेगी, या उनको कैसे करेगी, या उनके कंधे पर रखकर सारे काम कराएगी, वो अलग बात है। लेकिन अभी चलेगी सेंटर की, और सेंटर बिल्कुल, अभी ये बात भी मानी जाएगी कि बिहार को चलाने के लिए दिल्ली का रिमोट होना अभी जरूरी है। अगर दिल्ली का रिमोट नहीं हुआ और पूरी सत्ता बिहार के नेताओं पर छोड़ दी गई, तो जो एनडीए अभी एक सूत्र में बंधा हुआ है वो बयानबाजियों से टूट जाएगा। देखिए, चिराग पासवान 2030 की अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं, जदयू के अंदर अपना पूरा जो घमासान शुरू हो गया वो प्रचंड स्वरूप में है, मांझी अपनी एक नए से में आ रहे हैं, उनके समधन से लेके उनके अलग पूरा मामला चल रहा है। तो अभी ये छितरा छितरा पूरा एनडीए है, और अगर केंद्र ने अपना जो एक सूत्र जिससे उन्होंने टाइट करके रखा है वो नहीं रखेंगे, तो बिहार की सरकार अभी छितर सकती है। ये भी है, क्योंकि नजर जेडीयू की भी है, सॉरी राजद की भी है, और जेडीयू जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो टूट की कगार पर है, ऐसे आरोप लगने तो शुरू हो ही गए ना। अगर केंद्र उसको नहीं बांध के रखेगा तो संकट बिहार सरकार पर भी रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी जो नीतीश सरकार का जो कहते हैं रूलिंग स्टाइल था और अब जो सम्राट चौधरी का है, उसमें अब बहुत गैप देखने को मिल रहा है। उस वक्त सम्राट चौधरी, जो नीतीश कुमार हैं, उस वक्त इस पॉलिसी को लेकर के चल रहे थे कि जो भी एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पर अगर प्राइवेट जो निजी संस्थानें हैं वो सब अगर आती है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए यहाँ पर। लेकिन जो प्रभावी तरीके से, जिस तरीके से उनको एक तरीके से रूल करना था इन सारे सिस्टम को, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे जो निजी स्कूल्स हैं, जो वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के आने का रास्ता जब साफ हुआ, तो उस वक्त बड़ा नरम रवैया रहा था नीतीश कुमार का इसको लेकर के। लेकिन अब अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें तो साफ साफ वो गाइडलाइन तय करते नजर आ रहे हैं, और गाइडलाइन भी लगभग योगी स्टाइल में वो तय कर रहे हैं यहाँ पर कि जो भी निजी कोचिंग है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं दिखाएं, उनका भी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको मान्यता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि कुकुर मुत्ते की तरह जिसको मन आया वो कोचिंग खोल दिया और अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट कर रहा है बच्चों को, उनके पेरेंट्स को। फिर उन्होंने ड्रेस को लेकर के, मतलब जो यूनिफॉर्म है उनको लेकर के, जो किताबें हैं उसको लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने जो एक बेलगाम जो प्राइवेट सेक्टर था एजुकेशन का, उस पर लगाम लगाने की कोशिश की। यानी कि जो नीतीश कुमार का जो एक नरम वाला रवैया था, अब सख्ती की तरफ बढ़ते हुए जो सम्राट चौधरी है वो नजर आए। इसके अलावा कई जगहों पर, चाहे वो स्वास्थ्य का इलाका हो, चाहे वो राजस्व का क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो सामान्य नागरिक प्रशासन की बात हो, हर जगह पर अब उनको काम करते देखा जा रहा है। जो सम्राट चौधरी हैं वो अब उसी हिसाब में काम कर रहे हैं जो आपने भी बताया कि कॉर्पोरेट स्टाइल में हर चीज का एक एजेंडा तय होगा, एजेंडा के हिसाब से क्या क्या चीजें आप कर रहे हैं, यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट उनसे मांगी जा रही है, और उनको एक निश्चित समय अवधि में, पहले बात हुआ करती थी, अगर नीतीश सरकार की बात करें तो उन्होंने कहा था कि भाई 60 दिनों में
अगर आपका काम नहीं होता है तो आप हमें ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बताइए, उस पर फिर जांच बैठेगी, विभागीय जांच होगी, जांच के बाद जो भी चीजें निकल करके आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन सम्राट चौधरी ने सीधा सीधा आदेश दिया कि 30 दिनों के अंदर अगर आपने मामला नहीं समेटा, आपने समस्याएं नहीं सुन के उसको रिजॉल्व, आपने अगर उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया, तो सीधे सीधे सस्पेंशन, कुछ भी नहीं कि भाई आपके खिलाफ विभागीय जांच होगी, ये होगा वो होगा, समय निकलता चला जाएगा, बाद में आप जो दोषी भी थे वो भी निर्दोष साबित हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि टिट फॉर टैट की बात कर दी है। अब न सिर्फ क्राइम के मामले में, न सिर्फ करप्शन के मामले में, बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी है उस मामले में भी अब नीतीश कुमार के फैसले को पलट दिया सम्राट चौधरी ने कि आपको ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा। तमाम ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स जितने ज्यादा जिम्मेदार बन जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में सख्ती अगर की जाएगी तब हमें मत दोष दीजिएगा। तो दीपक जी, इसमें भी आपसे मैं समझना चाहूंगा कि ये जो रवैया है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जो नौकरशाह विजय सिन्हा के आदेश के कारण पूरा हड़ताल पे बैठ गए थे, डिरेल हो गया था, वैसा ही कुछ अब देखने को मिलेगा? क्योंकि नीतीश कुमार तो बहला फुसला करके काम चला रहे थे, अब सम्राट चौधरी जब वो सीधे सीधे आदेश दे रहे हैं। जी देखिए, कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। अगर बिहार में बाहर की जो लगातार जिस तरह के कैचवर्ड चलते हैं कि नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, तो अगर वो सही में वो बाहर डाली है, तो अब बिहार की आम जनता को भी ये समझना होगा कि उनके लिए भी कुछ जिम्मेदारियां, उनकी भी कुछ डूज डोंट्स हैं। देखिए, सम्राट चौधरी ने केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी को ही टाइट नहीं किया, उन्होंने अपने मंत्रियों को भी टाइट किया। अब आपने अगर वो अस्पतालों की बात करी, उसकी बात करी, तो स्वास्थ्य मंत्रालय इस बार निशांत कुमार को दिया गया है। केवल सम्राट चौधरी ने ऐसा ही नहीं कि सबको बुलाया, उन्होंने निशांत कुमार के मंत्रालय को भी और निशांत को भी नसीहतें दे डाली। देखिए, एक फैसला और टला है कि अभी पिछले दिनों क्या होता था, जो ग्रामीण अंचल के इलाके होते थे, वहां अस्पतालों में जो डॉक्टर बैठते थे, वो छोटी मोटी हर बीमारी के लिए बड़े अस्पतालों के लिए, शहरों के लिए पटना को रेफर कर दिए जाते थे। उनसे पूछा नहीं जाता था कि भाई जिसका इलाज आप बगल के अस्पताल में करा सकते थे, आप खुद कर सकते थे। एक पेशेंट ने रिकमेंडेशन की और आपने लोड बढ़ा दिया पटना का। अब पटना में पूरे बिहार का इलाज तो नहीं हो सकता है ना, उन्हें एक व्यवस्था बनानी होगी। तो अब इसके लिए पूरा एक ढांचा बना दिया गया कि अब ऐसे रेफरल नहीं होगा कि जिसने बोला सबके लिए रेफर कर दिया कि आप जाइए पटना में अपना इलाज कराइए। अब निकट किस्मों भी करना होगा। इसके साथ साथ और देखिए, बता दिया गया है और 15 अगस्त तक का समय भी ये दे दिया गया है कि अब जिसकी देखरेख निशांत कुमार के मंत्रालय के अधीन आती है, तो उनको बोल दिया गया कि भाई अब अस्पताल जो है वो अस्पताल जैसे लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां ऑपरेशन थिएटर है और वहां कोई भी घूम रहा है, कोई भी बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन जैसे लगने चाहिए। मरीजों को यह लगना चाहिए कि अब हम अस्पताल में आ गए, हम यहां सही होके जाएंगे। बड़ी छोटी छोटी और माइन्यूट बातों का जब एक मुख्यमंत्री उसको ऑब्जर्व करके बोले तो उसके मायने बहुत समझे जाते हैं। सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि भाई अब अस्पतालों में और जो ऑपरेशन थिएटर है वहां एंटी बैक्टीरियल उनके स्प्रे किए जाएं, उनके छिड़काव किए जाएं, क्योंकि स्थिति की गंभीरता को वो भी समझ रहे हैं। और ये वही तंत्र है, ये वही काम करने का तरीका है जो बीजेपी के राज्यों में नजर आता है। आप कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, वो जब भी बात करते हैं तो वो बहुत विस्तार में और बहुत डिटेल की बातें करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कैसे आगे चीजें करनी है। जो फिलॉसफी वहां से चली है वही उनके पार्टी में चल रही है और वही वो कैरी दूसरे राज्यों में भी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी केवल एक उसमें लगे हैं। सम्राट चौधरी हर मंत्रालय, हर विभाग में दखल दे रहे हैं और हर एक को उनके डूज डोंट्स बता रहे हैं, मंत्रालयों के ब्यूरोक्रेट्स को भी और उस मंत्रालय के मंत्री को भी। क्योंकि सम्राट चौधरी इस बार ये तय करके बैठ गए हैं कि 4 मेजर जो फोकस पॉइंट उन्होंने बना लिए हैं कि एक तो सख्त प्रशासन, उन्हें प्रशासन इस बार बहुत सख्त चाहिए। ये हीला हवाली, लेट लतीफी, ये सारी चीजों से इनसे ये बाहर आना चाहिए। एक कानून व्यवस्था को ये बहुत सुदृढ़ बनाएंगे। और देखिए, कानून व्यवस्था और प्रशासन अगर सुदृढ़ नहीं होगा तो बिहार के जो डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत प्रो होके बिहार सरकार या सम्राट चौधरी सरकार जिसपे काम करना चाह रही है वो हो ही नहीं पाएगा। अपराध पर जो कानून व्यवस्था की जो बात रही, जब तक अपराध पर काबू नहीं पाया जाएगा, बिहार के इन्वेस्टर क्या पहले की तरह डर डर के काम करते रहेंगे? कौन इन्वेस्ट करने आएगा अगर यहां माफियागिरी या पूरा गैंगस्टरबाजी और बाहुबलियों का भी राज चलता रहा, एक्सटॉर्शन मनी अगर अभी भी चलती रही, तो कौन अपने परिवार को लेकर बिहार में सेटल होगा? शायद कोई भी नहीं।
रिवर्स माइग्रेशन कब होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले आपको अपने तंत्र को पूरा अच्छे तरीके से सुधारना होगा। और सम्राट चौधरी इस बार इस लगातार इनके जो बयान आ रहे हैं वो उनके उस तंत्र को सुधारने के लिए है। अगर एक बार व्यवस्था सुधर गई, एक बार तंत्र सुधर गया, एक बार पूरा प्रशासनिक महकमा सुधर गया, ब्यूरोक्रेसी को यह पता चल गया कि अब हमारी ये जो क्या कहते हैं लिंगर ऑन प्रोसेस की कल देखेंगे परसों आइएगा वाला जो प्रोसेस था, अगर वो अब नहीं चलेगा, ये उनके दिमाग में एक बार बैठ गई कि अगर हमने ज्यादा लिंगर ऑन प्रोसेस में रखा तो हमारी पूरी जॉब पे भी एक बड़ा खतरा आ जाएगा। और जॉब पे खतरा नहीं आएगा, अगर ऐसे कोई सस्पेंशन में जाता उसमें जाता है तो फिर आगे की चीजों में भी उनकी पेंशन से लेके और भी चीजों पे वो एक खतरा बन के आएगा। एक बड़ा मुद्दा जो भ्रष्टाचार का लगातार बिहार में कहा जा रहा है, सम्राट चौधरी उस पर भी बड़े अच्छे तरीके से फोकस तरीके से कर रहे हैं। हालांकि राजस्व विभाग वाला जो विजय कुमार सिन्हा का जो पूरा चल रहा था, उस समय सरकार की शायद मजबूरी थी कि उन्होंने उसके फैसले पलट दिए, क्योंकि राजस्व एक बहुत बड़ा सेंटर है बिहार के खाली खजाने को भरने का। उससे बहुत सारे काम, जमीनी काम, रजिस्ट्रियों के काम सब लटके पड़े थे। लेकिन एक तरफ जहां वो उन अधिकारियों की हड़ताल वापसी के लिए बात करते हैं, उनको कुछ ऑफर्स देते हैं, उनकी बात करते हैं, वहीं रजिस्ट्री जो बुजुर्ग हैं उनकी अब घर बैठे होगी, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी व्यवस्थाएं वो एक आम आदमी के लिए भी बनाते दिख रहे हैं। पूरा लबो-लुबाव ये है, जो फैसला पलटने की बातें हम कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, ये असल सुशासन की बातें हो रही हैं। आप इन दिनों जो सिंगल विंडो सिस्टम जो आपको गुजरात में नजर आएगा, बहुत कुछ कुछ जगहों पे, अब यूपी में भी वो नजर आता है कि आप सिंगल विंडो पे जाइए, सिंगल विंडो पे आपके बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन बिहार में भी उसका एक वैक्यूम क्रिएट होता हुआ नजर आता है। अभी उसकी जरूरत है। और ये सिंगल विंडो पे जिस दिन काम होने शुरू हो गए कि आप कोई समस्या आपने दी, जैसा कि वो तय हो गया कि 30 दिन के अंदर उनका ये मैक्सिमम टाइम है 30 दिन। हो सकता है कि अधिकारी जो संबंधित अधिकारी वो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, क्योंकि उसमें भी पूरा बोला गया है कि 10 दिन में पहला नोटिस संबंधित अधिकारी को जाएगा, फिर 20 दिन में दूसरा नोटिस जाएगा और फिर 25 दिन में तीसरा नोटिस जाएगा कि भाई आप इसके संबंध में क्या करें, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग जो हो रही है, जो शिकायतें जो दर्ज होंगी या जो मुंह दर्ज होंगी, उसकी मॉनिटरिंग सीएम ऑफिस भी कर रहा है। तो अब एक तंत्र बनाने की कोशिश हो रही है कि अगर वो तंत्र एक खांचा, एक अच्छा, एक मजबूत इमारत के लिए अगर उसके पिलर, उसका बेसमेंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका अच्छा वेंटिलेशन, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अगर एक अच्छा ढांचा बना दिया गया, तो देखिए उसमें फिर कमरे कैसे भी बनाइए, उनमें फिर बदलाव ऊपर कुछ भी कीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पूरा स्ट्रक्चर ही बहुत कॉम्प्लेक्स है तो फिर चीजें अटकेंगी, जो अभी तक अटकती नजर आ रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो पिलर्स का काम है, इस बार सम्राट चौधरी उन पिलर्स के काम को बहुत अच्छे तरीके से, मजबूती से खुद अपनी निगरानी में रखते हुए देख रहे हैं। और वो हर मंत्रालय के मंत्री को एज ए सीईओ की तरह बोल रहे हैं कि ये जिम्मेदारी आपकी है कि ये जो ढांचा आपके इलाके का बन रहा है उस पर निगरानी, रेत, गारा, सीमेंट का, इसका आप अच्छे तरीके से आप ध्यान रखें और उसको कैरी करें। ठीक है। और अगर जो तमाम बातें आपने बताई कि भाई ये इस तरह की चीजें हो रही है, तो ये भी लगभग तय है कि अगर आप बहुत ज्यादा, यानी मैं सम्राट चौधरी के लिए कह रहा हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को अलग करके चलते हैं और जो बदलाव आप कर रहे हैं, लगातार आप नीतीश सरकार के फैसले को पलटते रहते हैं, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अपना लेते हैं, तो ना ये तो नीतीश कुमार हजम कर पाएंगे, ना ही उनके जो तमाम सहयोगी हैं, जो कि अभी भले छोटे भाई की भूमिका में हैं, लेकिन 2 डिप्टी सीएम हैं उनके, बाकी कुल मिलाकर के 13 मंत्री हैं मंत्री मंडल के अंदर में। तो दीपक जी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक तो करने दे रहे हैं कि ठीक है जी आप बदलाव कर दीजिए, नीतीश सरकार के फैसले बदल दीजिए, आप उस छवि से बाहर निकलिए, लेकिन ये तो जेडीयू के भी लिए अस्तित्व की लड़ाई है कि अगर पूरी तरीके से वो बदलाव करना चाहेंगे, पूरी तरीके से जो सुशासन बाबू की छवि से बाहर निकलना चाहेंगे, तो इसका खामियाजा तो जेडीयू को भुगतना पड़ेगा। कहेंगे फिर कंपैरिजन होगा, जैसे कंपैरिजन हो रहा था एनडीए गवर्नमेंट का लालू यादव के गवर्नमेंट से कि भैया उस वक्त जंगल राज था, अब सब कुछ अच्छा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू को ये लगने लगे कि भाई ये तो बीजेपी अकेले ही महफिल लूटने को तैयार है, नीतीश कुमार के फैसलों को पलट करके ये साबित करना चाह रही है बीजेपी की भाई बहुत अच्छा गवर्नेंस इस तरीके से चलाया जाता है, सुशासन बाबू की छवि जो पहले दिखाई गई थी दरअसल उससे बेहतर और छवि बन सकती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनडीए के अंदर में इस चीज को लेकर के फिर विरोधाभास उत्पन्न होने लगे?
जी। जी, बिल्कुल, एक पुरानी कहावत है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौंपना, हुँ, ऋतु आए फल होए। तो ऋतु आने पर हुँ, फल नजर आएगा। हाँ, धीरे धीरे, थोड़ा धीरे हुँ, धीरे चलना चाहिए था, पर इनकी स्पीड तेज है। अब इस स्पीड के हुँ, तेज होने के आप कारण समझिए। अब इस स्पीड के पीछे जो इससे अटैच जो स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट्स को देखिए। जेडीयू इस समय अपने अंदर के द्वंद से जूझ रही, और हुँ, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका, बीजेपी को, ये मेरी समझ है कि बीजेपी इसको भुनाना चाह रही कि इनके अपने अंदर के जो द्वंद हैं। देखिए, ललन सिंह से जब आनंद मोहन के स्टेटमेंट को लेके पूछा गया कि भाई ये लगातार नीतीश कुमार, पूरा अगर जदयू की बात करें तो जदयू मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब जदयू, अभी तक यही है। ये दोनों पिता पुत्र हुँ, पे हमला कर रहे हैं कि ये दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया है, तो पहले तो डॉक्टर की जरूरत इन्हें। ये बहुत बड़ा डेंट है। हुँ, ये बहुत बड़ा हुँ, डेंट है कि आनंद मोहन ये कहते हैं कि थैली लेकर मंत्री पद बांटे जा रहे हैं। इसको लेकर हुँ, बीच बचाव की बातें होती है, लेकिन जब हुँ, जब उन्हीं की पार्टी के, जदयू के ही एक बड़े नेता ललन सिंह से पूछा जाता है कि भाई ये आनंद मोहन क्या कह रहे हैं, तो वो मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। इससे पहले अपना हुँ, एक बयान देते हुए ललन सिंह ये जरूर कहते हैं कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी, मतलब अब बिहार का जो शासन हुँ, होगा वो सम्राट चौधरी के पास होगा। बहुत सारे निहितार्थ हैं, इन बातों के जितने निहितार्थ निकालेंगे उतने निहितार्थ निकलते हुए नजर आएंगे, अलग अलग से में, हर एक किस्से में हुँ, वो नजर आएगा। और तीसरा, बीजेपी हुँ, सही में, बीजेपी बीजेपी अपनी विस्तार को चाहेगी, चाहिए, बीजेपी नहीं, सब लोग अपने विस्तार को ले चाह रहे हैं। अगर इस समय हुँ, बीजेपी अपने आप को और मजबूत करती है, तो वो आने वाले सालों में हमेशा हुँ, बड़े भाई की भूमिका में ही नजर भी आएगी। देखिए, जदयू के अंदर क्या चल हुँ, रहा है। जदयू के अंदर ये राजपूत वाला आनंद सिंह ने जो एक पूरा अलग से खेमा उछाल दिया है कि भाई अब राजपूतों के नेता वो बनने की जो जुगत लगा रहे हैं, उसके तहत वो बयान दे रहे हैं। हालांकि उनकी पत्नी और उनके बेटे दोनों ही जेडीयू में है। अब नीतीश कुमार क्या चाल हुँ, करते हैं कि वो संजय कुमार के घर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके बाद हुँ, संजय कुमार, लेशी सिंह जो कि राजपूत समाज से हैं, जो आनंद सिंह को काउंटर मारते हैं। तो इस हुँ, समय जदयू अपने हुँ, अंदर से हिली हुई है, और वो अभी प्रतिक्रिया हुँ, दे या वो रिएक्ट करे, इससे पहले भाजपा चाहती है कि उनका एक तंत्र, काम करने का एक तंत्र मजबूत हो। ऐसा ना हो कि जेडीयू ये समझे कि भाई हम अंदर से तो टूट ही रहे हैं, बाहर से हमें जो सपोर्ट बीजेपी का है, जो हमारी सरकार का एक हुँ, जो बना हुआ है, वो भी हमारे साथ किसी अनबन में आए। तो उधर की तरफ अभी स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं, और अभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि बीजेपी अभी हाँ, सॉरी जेडीयू अभी अपने अंदर से स्थिर होना चाहती है। बीजेपी के जेडीयू के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, पहले वो शांत करने के हुँ, लिए ये सारे नेता लगे हैं, और सारे नेताओं को आप देखेंगे तो वो उलझे हुए भी उन्हीं में हैं। आप एक एक नेता को देखिए, हुँ, जो हुँ, जो इनका ब्रेन कहा जाता है, जेडीयू के जो ब्रेन कहे जाते हैं, जो शीर्ष नेता कहे जाते हैं, वो सारे के सारे जेडीयू के अंदर के घमासान को शांत करने के लिए लगे हुए हैं। इसी बीच सम्राट चौधरी वो फैसले ले रहे हैं जो जनता के हक में है। पहले वो डिटे, और देखिए, हुँ, हमेशा परिवर्तन प्रकृति का सतत नियम है। जंगल राज की बातें होती थी, तो जंगल राज के बाद जो डेवलपमेंट की काम किए गए, उसमें जंगल राज को बिल्कुल धराशायी कर दिया गया। अब सुशासन बाबू हुँ, का एक पूरा टेन्योर चला, तो सुशासन बाबू के टेन्योर में वो जंगल राज तो खत्म हुआ, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होना था, जो विकास होना था, विकास केवल शब्दों का विकास नहीं, जो एक विकास होना था, इंस्ट्रक्चर बेस पे विकास होना था, लोगों की पर कैपिटा इनकम पे जो विकास होना था, लोगों के रिवर्स माइग्रेशन पे जो विकास होना था, लोगों के स्वरोजगार पे जो विकास होना था, लोगों की सोच पे जो विकास होना था, इन सब जो डेवलपमेंट की बात थी, वो डेवलपमेंट की अब ये नया एक अध्याय बीजेपी का शुरू हुआ है। पहले वाला जनता दल वाला था, फिर वो राजद वाला है, फिर वो जदयू वाला है, अब ये बीजेपी वाला जो टेन्योर चलेगा, इसमें ये देखना होगा कि ये अपनी छवि कैसी बनाते हैं। क्योंकि हुँ, बीजेपी हमेशा ये कहती है, चाहे वो यूपी में कह रही है, हर जगह कह रही है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम विकास की बातें करते हैं, हम आम आदमी के घर तक हुँ, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। तो वो जो सबका साथ सबका विकास जी, है, उसी को लेकर ये चलना चाहेंगे। हुँ, और अभी अभी जदयू का हाँ, बहुत ज्यादा रिवोल्ट होना, ये आने वाले कुछ टाइम में वो पलट के पलटवार करेंगे, ये थोड़ा सा आने वाले उसमें होगा, क्योंकि हुँ। जदयू अपने अंदर के गतिरोध से अभी जूझ रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए, जब नीतीश कुमार की भी सरकार थी, तब भी ये कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है और उसी के हिसाब से विकास हो रहा है। नीतीश कुमार भी मानते थे कि जब तक केंद्र
का सहयोग नहीं होगा तब तक राज्य में बहुत ज्यादा विकास हो नहीं सकता। और अब तो सीधे सीधे चूंकि बागडोर बीजेपी को सौंपी जा चुकी है, जो कमान है वो अब बीजेपी के पास में है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी ये साबित करने की कोशिश करेगी कि भाई हमारे काम करने का स्टाइल अलग है। क्योंकि अगर वो बदलाव नजर नहीं आया, अगर सब कुछ उसी तरीके से होता रहा जैसा नीतीश युग में हुआ करता था, तो बीजेपी जो एक बढ़त लेने की कोशिश में लगी हुई, राजनीतिक बढ़त, और बीजेपी ये चाहती है कि मैं अब हमेशा यहां पर बड़े भाई की भूमिका में रहूं, और जेडीयू ये चाह रही है कि ठीक है अभी 3-4 साल 5 साल जितने में निशांत कुमार थोड़े परिपक्व हो जाते हैं, वो राजनीतिक समझ पैदा कर लेते हैं, तब तक जैसा चल रहा है चलने तो, बहुत ज्यादा उंगलीबाजी करने की जरूरत नहीं है, सरकार अच्छे से चल रही है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए विजेंद्र यादव की बात करें डिप्टी सीएम है, विजय चौधरी की बात करें डिप्टी सीएम है, दोनों के हाथ में बड़ी जिम्मेदारी है जो कि जेडीयू ने अभी सौंपी हुई है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा मुखर होते हुए नजर नहीं आ रहे। और जैसा कि दीपक जी ने कहा कि भाई अभी तो अंतर्विरोध से वो जूझ रहे हैं, और इसलिए वो सीधे सीधे अब बीजेपी के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहेंगे। हाँ, सरकार आगे चल रही है, आने वाले दिनों में वो भी दिखाएंगे कि हम अपने विभाग में और क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि नीतीश सरकार की छवि से बाहर निकलने की जो जद्दोजहद है, एक छटपटाहट है जो सम्राट चौधरी के अंदर देखी जा रही है, वो अब जो है वो कयासों में आ चुका है, चर्चा के केंद्र में आ चुका है। और आने वाले दिनों में इसके क्या परिणाम होंगे ये भी देखना हमारे लिए बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, शुक्रिया, शुक्रिया सर जी।